कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां पेड्रो और उसका भाई अपने घर में आराम कर रहे होते हैं। तभी रात के समय उन्हें पास वाले जंगल में से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कुछ बहुत गलत हुआ है। वो जाकर देखने का फैसला करते हैं, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वो सुबह जाने का फैसला करते हैं। अगली सुबह दोनों भाई अपने कुत्ते के साथ जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ काफी देर तलाश करने के बाद उन्हें एक इंसान की लाश मिलती है, लेकिन ये कोई साधारण लाश नहीं थी। उस लाश को बहुत बेरहमी से काटा गया था। उसकी हालत देख के लग रहा था कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। लाश के पास उन्हें एक सूटकेस मिलता है। जब वे उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें एक अजीब सामान और एक नक्शा मिलता है। उस नक्शे में पास ही में बने घर पे निशान लगा हुआ था। दोनों भाई उस घर में पहुंचते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग महिला रहती है। जब वे लाश के बारे में उससे पूछते हैं तो महिला बताती है मरने वाला इंसान एक क्लीनर था। क्लीनर का काम होता है उन लोगों को खत्म करना जिनके शरीर पर किसी शैतानी शक्ति ने कब्जा कर लिया हो। महिला बताती है उसका बड़ा बेटा अब एक रोटन बन चुका है। वह उन्हें अपने बड़े बेटे के कमरे में ले जाती है। कमरे में बिस्तर पे लेटा हुआ उसका बेटा बेहद डरावनी हालत में था। उसका शरीर पूरी तरह सड़ चुका था। वह बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था और उसके शरीर से लगातार पस निकल रही थी। महिला बताती है कि उसके बेटे के अंदर किसी शैतानी शक्ति ने कब्जा कर लिया है। ये शैतानी ताकत उसे तब तक तड़पाएगी जब तक उसे कोई क्लीनर खत्म ना कर दे। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि अगर कोई आम इंसान रोटन को मार देता है तो वो शैतानी शक्ति उस इंसान और उसके आसपास के लोगों को अपना शिकार बना लेती है। महिला कहती है कि उसने 1 साल पहले चर्च से मदद मांगी थी, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। पेड्रो और उसका भाई यह सब सुनने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वे पुलिस को पूरी घटना बताते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वे कहते हैं कि पहले हेल्थ डिपार्टमेंट जांच करेगा कि वह सच में रोटन है या किसी बीमारी से पीड़ित इंसान। साथ ही क्लीनर की हत्या किसने की यही भी जांच के बाद ही पता चलेगा। मतलब साफ था, उन्हें कोई मदद मिलने वाली नहीं थी। गांव में सभी लोगों को शक था कि क्लीनर की हत्या जमीन के मालिक ने की है, क्योंकि जिस जमीन पर रोटन का परिवार रहता था वो उसी मालिक की जमीन थी। दोनों भाई जमीन मालिक से मिलने जाते हैं। वह बताता है कि रोटन का परिवार उसकी जमीन पर जबरदस्ती रह रहा है, जिससे वो खुश नहीं था। लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देता कि उसने क्लीनर को मारा है। उसे लगता है कि कोई साजिश करके उसकी जमीन छीनना चाहता है। रात के समय जमीन का मालिक गुस्से में रोटन को मारने पहुंच जाता है। रोटन की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है अगर कोई आम इंसान रोटन को मारेगा तो शैतान आजाद होकर सभी लोगों को अपना शिकार बना लेगा। लेकिन तभी रोटन के अंदर मौजूद शैतानी शक्ति जमीन के मालिक से बात करने लगती है। वह कहती है मुझे मार दो, फिर मैं तुम्हारी पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे को मार दूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। जमीन का मालिक खुद पर काबू रखता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन शैतान अपना खेल शुरू कर चुका था। अगली सुबह जमीन का मालिक पेड्रो और उसके भाई की मदद मांगता है। वह फैसला करता है कि रोटन को गांव से बहुत दूर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। तीनों मिलकर रोटन को ट्रंक में डाल देते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक एक बच्चा ट्रंक के सामने आ जाता है। उसे बचाने के लिए जमीन का मालिक जोर से ब्रेक लगा, लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसी दौरान ट्रंक से रोटन का शरीर गायब हो चुका था। अब उन्हें समझ नहीं आता आखिर वो गया कहाँ। जमीन का मालिक इसे अच्छा समझता है। उसे लगता है कि अब समस्या खत्म हो चुकी है, लेकिन असल में मुसीबत अभी शुरू हुई थी। अगली सुबह जमीन मालिक की पत्नी बकरियों को चारा दे रही होती है। तभी वह एक बकरी को अजीब हरकत करते हुए देखती है। वह बकरी इंसान की तरह व्यवहार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर उकसा रही हो कि उसे कोई मार दे। जमीन का मालिक भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे बकरी का व्यवहार देखकर गुस्सा आ जाता है। बकरी की आंख में देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंदर की शैतानी शक्ति कह रही हो कि मुझे मार दो। और आखिरकार जमीन का मालिक गुस्से में आकर उसको मार देता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने क्या कर दिया है। जैसे ही बकरी मरती है उसके अंदर मौजूद शैतानी शक्ति आजाद हो जाती है। वह सीधे उसके पत्नी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। कुछ ही पलों में उसकी पत्नी का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह कुल्हाड़ी उठाती है और अपने पति पर हमला कर देती है। कुछ ही सेकंड में वह उसे बेरहमी से मार डालती है। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं होता। उसके बाद वह खुद अपने चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार करने लगती है। फिर वह अपने बच्चे को भी मार देती है। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार खत्म हो जाता है। पेड्रो और उसका भाई समझ जाते हैं यह कोई साधारण बुरी आत्मा नहीं है, यह एक शैतानी ताकत है जो इंसानों के डर और गलतियों का फायदा उठाकर फैल रही है। उसी रात पेड्रो और उसका भाई रोटन के घर पर ही रुकते हैं। तभी रोटन का छोटा भाई उनके पास आता है। वह उन्हें बताता है कि जमीन मालिक और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। पेड्रो के भाई को उस बच्चे पर शक होने लगता है।
उसे लगता कि शायद शैतान ने उसे भी प्रभावित कर लिया है, लेकिन पेड्रो उसे आराम करने के लिए भेज देता है। जाने से पहले वह बच्चा एक अजीब बात कहता है, बिजली वाली चीज से दूर रहिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। यह सुनकर दोनों भाई डर जाते हैं। उन्हें महसूस होने लगता है कि अब यह शैतानी ताकत धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल रही है और शायद अब उनके पास यहाँ से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। रात की घटनाओं के बाद पेड्रो और उसका भाई पूरी तरह समझ चुके थे कि मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जमीन मालिक और उसके परिवार की मौत ने साबित कर दिया था कि यह शैतानी ताकत धीरे धीरे फैल रही है। इसलिए अगली सुबह दोनों भाई गांव छोड़ने का फैसला करते हैं। पेड्रो अपने भाई से कहता है, हमें अपना सारा सामान यहीं छोड़ना चाहिए, हो सकता है हमारे सामान में भी वो बुरी शक्ति का असर हो। दोनों बिना कोई जोखिम उठाए वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। गांव छोड़ने से पहले पेड्रो अपनी एक्स वाइफ के घर पहुँचता है। वह अपने पुराने कपड़े बाहर निकालता है और उन्हें आग लगाकर जला देता है ताकि अगर उनमें कोई बुरी शक्ति हो तो वो वहीं खत्म हो जाए। लेकिन उसकी एक्स वाइफ यह देखकर गुस्सा हो जाती है। वह पेड्रो से कहती है, अब तुम फिर से मेरी जिंदगी खराब करने क्यों आए हो। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। उसी दौरान घर का पालतू कुत्ता पेड्रो के जले हुए कपड़ों के पास पहुंच जाता है। वह उन कपड़ों को सूंघता है और चाटने लगता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है। कुछ ही देर बाद अचानक वही कुत्ता पेड्रो के बेटे पर हमला कर देता है। वह बच्ची को बुरी तरह काटते हुए घर से बाहर घसीट कर ले जाता है। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं। पेड्रो तुरंत समझ जाता है कि कुत्ते पर भी अब शैतानी शक्ति का प्रभाव हो चुका है। पेड्रो की एक्स वाइफ का पति अपनी बेटी को बचाने के लिए बाहर जाता है। पेड्रो उसे रोकते हुए कहता है, कुछ भी हो जाए कुत्ते को मत मारना। लेकिन डर के कारण इंसान अक्सर गलत फैसले ले लेता है। घबराहट में वह आदमी अपनी बंदूक निकालकर कुत्ते को गोली मार देता है। पेड्रो समझ जाता है कि अब हालात और भी खराब होने वाले हैं। कुछ समय बाद सभी यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि पेड्रो की बेटी बिल्कुल ठीक ठाक वापस घर आ जाती है। उसकी माँ राहत की सांस लेती है। लेकिन तभी छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है, थोड़ी देर में पापा आपको गाड़ी से मार देंगे। उसकी बात सुनकर वह मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। पेड्रो तुरंत अपने बेटे को लेकर वहां से निकलने की तैयारी करता है। लेकिन तभी बाहर से गाड़ी की तेज आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल पेड्रो की एक्स वाइफ का पति अपनी गाड़ी से अपनी पत्नी को कुचल देता है। यह सब देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सब देखकर छोटी बच्ची रोने के बजाय हंसने लगती है। पेड्रो समझ जाता है कि अब उसकी बेटी भी शैतानी ताकत के प्रभाव में आ चुकी है। अब पेड्रो अपने दोनों बेटों को लेकर अपनी माँ के घर पहुँचता है। वहाँ उसका भाई पहले से मौजूद होता है। सिचुएशन गंभीर देखते हुए सभी लोग फैसला करते हैं कि उन्हें तुरंत यह शहर छोड़ना चाहिए। पेड्रो अपनी माँ और अपने भाई को गाड़ी में बिठाता है और सभी को वहाँ से लेकर निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में पेड्रो का एक बेटा अपनी दादी से पूछता है, पोजेशन से बचने का तरीका क्या है। तब उसकी माँ उन सभी को 7 महत्वपूर्ण नियम बताती है। पेड्रो की माँ बताती है, शैतानी ताकत से बचने के लिए 7 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम, बिजली से चलने वाली चीजों से दूर रहो। दूसरा नियम, जानवरों से दूरी बनाकर रखो। तीसरा नियम, किसी पोजेस्ड व्यक्ति की पसंदीदा चीजों का इस्तेमाल मत करो। चौथा नियम, पोजेस्ड व्यक्ति को परेशान या नुकसान मत पहुंचाओ। पांचवा नियम, शैतान का नाम कभी मत लो। छठा नियम, किसी पोजेस्ड इंसान को गोली मारकर मत मारो। सातवां और महत्वपूर्ण नियम, कभी डरो मत, क्योंकि शैतान तुम्हारे डर का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करता है। सभी लोग इस नियम को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब इन नियमों को मानना कितना मुश्किल होने वाला है। अचानक पेड्रो के फोन पर उसके एक्स वाइफ की कॉल आती है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा था। डरते हुए पेड्रो कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से उसकी एक्स वाइफ की आवाज आती है। वह गुस्से में कहती है, मैं अपने बच्चों को लेने जरूर आऊंगी। यह सुनकर पेड्रो पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। गुस्से और डर में वह अपना फोन तोड़ देता है। उसका भाई उसे शांत करने की कोशिश करता है। अब सभी के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि वह आखिर जाए कहाँ। तब पेड्रो का भाई उसे एक महिला के बारे में बताता है जिसका नाम मिर्ता था। वह पहले क्लीनर रह चुकी थी और इन मामलों के बारे में काफी कुछ जानती थी। सभी लोग मिर्ता के घर पहुंचते हैं। मिर्ता उन्हें अपने घर में रहने की अनुमति दे देती है। इसके बाद पेड्रो का भाई उसे अब तक हुई सारी घटनाएं विस्तार में बताता है। मिर्ता सब कुछ सुनकर समझ जाती है कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। रात के समय पेड्रो और उसका भाई आपस में बातचीत करते हैं। दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे थे। तभी आधी रात को अचानक पेड्रो की एक्स वाइफ अपनी बेटी के साथ वहां पहुंच जाती है। वह बालकनी पर खड़ी हो जाती है। पेड्रो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वह अपनी बेटी के साथ नीचे कूद जाती है। पेड्रो भागकर नीचे पहुंचता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे।
मिर्ता पेड्रो के छोटे बेटे को ध्यान से देखती है। कुछ देर निरीक्षण करने के बाद वह कहती है, तुम्हारे बेटे के अंदर भी शैतान मौजूद है। यह सुनकर पेड्रो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मिर्ता बताती है कि क्योंकि उसका बेटा कम बोलता है और वह अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करता, इसलिए शैतानी ताकत उसके अंदर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पा रही है। मतलब शैतान उसके अंदर फंस चुका है। इसके बाद मिर्ता फैसला करती है कि अब उन्हें रोटन को ढूंढकर हमेशा के लिए खत्म करना होगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उनका सामना अब तक के सबसे खतरनाक हालात से होने वाला है। मिर्ता समझ चुकी थी अब समय बहुत कम बचा है। अगर रोटन को जल्दी ही नहीं रोका गया तो यह शैतानी ताकत पूरे इलाके में फैल जाएगी। मिर्ता अपने पुराने क्लीनिंग उपकरण और जरूरी सामान निकालती है। वह पेड्रो और उसके भाई से कहती है, हमें रोटन को ढूंढकर सही तरीके से खत्म करना होगा, वरना यह बुराई कभी नहीं रुकेगी। लेकिन पेड्रो का भाई कहता है, मुझे लगता है कि रोटन अब तक मर चुका होगा, तभी तो इतनी पोजीशन हो रही है। मिर्ता तुरंत उसकी बात काटते हुए कहती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यह सारी पोजीशन इसलिए हो रही है ताकि वह शैतान पूरी तरह जन्म ले सके। यह सुनकर सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। मिर्ता पूछती है, तुम लोगों ने रोटन के शरीर का क्या किया था? तब पेड्रो बताता है कि उन्होंने उसे ट्रंक में डालकर कहीं दूर छोड़ दिया था। यह सुनते ही मिर्ता घबरा जाती है। वह कहती है, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, रोटन के शरीर को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। पेड्रो मजबूरी बताते हुए कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, जमीन मालिक ने हमें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। अब मिर्ता फैसला करती है कि उन्हें तुरंत रोटन को ढूंढना होगा। योजना बनती है कि मिर्ता और पेड्रो रोटन को खोजेंगे, जबकि पेड्रो का भाई उसकी एक्स वाइफ को ढूंढने की कोशिश करेगा। रास्ते में सफर करते हुए मिर्ता पेड्रो को एक महत्वपूर्ण बात समझाती है। वह कहती है, यह शैतान तुम्हारे सबसे बड़े डर का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करता है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए उसने उन्हीं को अपना हथियार बना लिया। पेड्रो यह सुनकर चुप हो जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि हर बार उसका डर ही हालात को और खराब बना रहा है। सफर के दौरान मिर्ता अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताती है। वह बताती है कि उसका पति बेहद लालची इंसान था। वह चर्च के नाम पर लोगों को धोखा देता था, लोगों को डराने के लिए नकली पोजेशन और नकली रोटन का नाटक करवाता था। लेकिन एक दिन उनके सामने असली शैतानी ताकत आ गई। उस घटना के बाद उसके पति को यकीन हो गया कि ये सब सच है। उसने लोगों की मदद करने का फैसला किया और क्लीनर का काम शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन वह एक पोजीशन को खत्म करने गया और कभी वापस नहीं लौटा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि इन चीजों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। दूसरी तरफ पेड्रो का बड़ा बेटा अजीब व्यवहार करने लगता है। वह लगातार घूरता रहता है और सामान्य तरीके से बात नहीं करता। उसकी हरकतें देखकर साफ लग रहा था कि यह शैतानी ताकत धीरे धीरे उस पर कब्जा कर रही है। पेड्रो की माँ उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन सभी समझ चुके थे कि हालात पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। पेड्रो का भाई सड़क पर किसी को चलता हुआ देखता है। करीब जाकर देखने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पेड्रो की एक्स वाइफ थी, लेकिन वह पूरी तरह पोजेस्ड थी। उसके हाथ में उनके छोटे बेटे का कटा हुआ सिर था और वह उसे खा रही थी। यह भयानक दृश्य देखकर उसका भाई पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से और डर में वह अपनी गाड़ी उसी तरफ तेजी से दौड़ाता है। जोरदार टक्कर से वह उसे कुचल देता है, लेकिन इस दौरान उसकी खुद की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है। उधर पेड्रो और मिर्ता रोटन को ढूंढते ढूंढते एक स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। वहां का माहौल बेहद अजीब था। सभी बच्चे चुपचाप बैठे हुए थे, उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। मिर्ता तुरंत पेड्रो को चुप रहने का इशारा करती है। वह समझ चुकी थी कि यह बच्चे सामान्य नहीं है। तभी एक छोटी बच्ची उनके पास आती है। वह कहती है, मेरे पापा रोटन को घर ले गए हैं। लेकिन मिर्ता को बच्चे पर भरोसा नहीं होता। उसे महसूस होता है कि ये बच्चे उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी वे दोनों सावधानी से आगे बढ़ते हैं। स्कूल की जांच करते हुए उन्हें फर्श के नीचे एक गुप्त जगह मिलती है। उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वहां इंसानों की ढेर सारी लाशें छुपाई गई थी। ये सभी लोग स्कूल के उन्हीं बच्चों का शिकार बन चुके थे और उन्हीं लाशों के नीचे छुपा हुआ था रोटन। उसे देखकर मिर्ता तुरंत अपनी क्लीनिंग प्रक्रिया शुरू कर देती है। पेड्रो डरते हुए नीचे उतरता है, लेकिन जैसे वह रोटन के करीब पहुंचता है, शैतानी ताकत उसके दिमाग को प्रभावित करने लगती है। उसी दौरान पोजेस्ड बच्चे चालाकी से पेड्रो को एक कमरे में बंद कर देते हैं। जब वह किसी तरह बाहर निकलता है तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप जाती है। बच्चों ने मिलकर मिर्ता पर हमला कर दिया था। वह उसकी लाश को घसीटकर ले जा रहे थे। यह देखकर पेड्रो का गुस्सा फूट पड़ता है और आखिरकार वह सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वह खुद रोटन को मार देता है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ खत्म कर दिया। रोटन के मरते ही वह बेकार शरीर से आजाद हो जाता है।
अब शैतान पूरी ताकत के साथ जन्म ले चुका था और यह सब संभव हुआ पेड्रो की वजह से। एक भयानक साया प्रकट होता है और पेड्रो के सिर को छूता है। अब वह शैतान पूरी ताकत के साथ दुनिया में आ चुका था। पेड्रो धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौटता है। घर पहुंचकर पेड्रो अपने भाई को देखता है। उसका भाई पहले से घायल और मानसिक रूप से टूट चुका था। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अचानक पेड्रो को याद आता है कि उन्होंने रोटन के छोटे भाई को सुरक्षित जगह पर छुपा रखा था। पहले तो लड़का बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन फिर वह एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वह कहता है, एक आवाज ने मुझसे कहा था कि मैं उस क्लीनर को मारकर खा जाऊं। वह आगे कहता है, मैंने अपनी माँ को भी मार दिया था और उन्हें खा गया। अचानक बाहर से अजीब आवाजें आने लगती है। पेड्रो दौड़कर अपने बेटे के पास पहुंचता है। उसका बेटा दर्द से तड़प रहा था। उसके मुंह से पानी और खून निकलने लगता है। पेड्रो घबरा जाता है। वह जल्दी से उसके मुंह को साफ करने की कोशिश करता है। उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसकी दुनिया हिला देता है। बेटे के मुंह से बालों का गुच्छा और एक लॉकेट बाहर निकलता है। पेड्रो उस लॉकेट को पहचान जाता है। वह उसकी माँ का था। अब उसे समझ आ जाता है कि उसके बेटे ने उसकी दादी को मारकर खा लिया है। उसकी माँ जो शुरू से सबको बचाने की कोशिश कर रही थी, वह इस दुनिया में नहीं रही। अब कहानी हमें शैतान के असली मकसद के बारे में बताती है। यह शैतानी ताकत किसी इंसान के शरीर को अपना घर बना लेती है, फिर धीरे धीरे आसपास के लोगों को मारना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे उसे कोई मारता है, शैतान और ज्यादा ताकतवर होकर नए शरीर में फैलने लगता है। वह शैतान पूरी तरह आजाद था और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। पेड्रो अपने माथे पे बने निशान को देखता है। वह निशान अभी भी मौजूद था। इसका मतलब साफ था, यह सब अभी खत्म नहीं हुआ था। इसी डरावनी निराशाजनक सच्चाई के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप और भी ऐसी मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।